नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। हर रोज की तरह हम हाजिर हैं एक दिन के अवकाश के बाद। आज हम अ, आपके लिए बड़ी खबरें लाए हैं और हरियाणा की राजनीति में बड़ी तेजी से हलचल हो रही है। ये हलचल क्या है, ये आपको हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। उससे पहले हमारे को अमित जी बताएंगे कि किन दो सीटों पर आज वो चर्चा करने वाले हैं। अमित जी। आज हम जो है दो विधानसभा सीट जो है जिस पे चर्चा करेंगे वो है, एक तो राई है और एक है पटौदी। राई विधानसभा सीट जो है वो एक सामान्य श्रेणी की सीट है। इस पे फिलहाल जो है बीजेपी के मोहनलाल बडोली जी, जो है विधायक राई हैं। बड़ौली, हाँ ठीक है हाँ, ये अमित ग्रामीण जी। सीट और है ये। पटौदी हाँ, नहीं, और दूसरी इसको जो हम सीट हम डिटेल डिस्कस में करें, आपसे लेंगे। जी। पटौदी विधानसभा सीट है ये आरक्षित सीट है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ से भी जो है बीजेपी के विधायक हैं सत्य प्रकाश जरावता जी। जी, तो पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल खबरों की। जो पॉलिटिकल खबरें तेजी से चल रही हैं पिछले 2-3 दिनों के अंदर, बीजेपी में काफी हलचल हुई और जेजेपी के ज्यादातर जो एमएलए हैं वो खिसक कर बीजेपी में शामिल हो गए। और ये उन सीटों पर शामिल हुए जो बीजेपी की कमजोर सीटें मानी जाती हैं। इनमें आज भी एक डेवलपमेंट हुई। देवेंद्र बबली टोहाना से एमएलए हैं, जेजेपी से जीते थे, वो बीजेपी में आ गए। राम कुमार नारनौन से बीजेपी के जेजेपी के एमएलए थे पिछली बार, वो बीजेपी में आ गए। जोगीराम सिहाग बवाला से जेजेपी के एमपी थे, एमएलए थे सॉरी। और अनूप धानक उकलाना से जेजेपी के एमएलए थे। ये चार एमएलए जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा दो नाम और शामिल हुए जिनको टिकट मिलने की संभावना विनोद जी बताएंगे कितनी है। एक है सुनील सागवान, ये जेल अधीक्षक रहे हैं जो भौंडसी का इलाका है, जहां जिसे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भुवनेश्वरी का नाम दिया था, वहां जो जेल है उसके अधीक्षक रहे हैं। और दूसरे हैं संजय कबलाना, जो पहले भी एक बार बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन बाहर चले गए थे। तो इन सीटों का क्या आकलन बनता है, बीजेपी इन लोगों को क्यों ले रही है और ये लोग क्यों जा रहे हैं, और इसका क्या लाभ हानि क्या है, विनोद जी बताएंगे। विनोद जी। देखिए, घटनाएं अपने आप बड़ी तेजी से एक एविडेंस छोड़ रही हैं। पहली जी। एविडेंस आप देखिए कि जब बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग हुई जी। तो बाहर आके मोहनलाल बडोली ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी। उसके बाद कल जींद में रैली हुई तो जी। पार्टी के सह प्रभारी विप्लव देव ने कहा कि देखो, हमारे तो ऐसे लोग हैं जिनको पार्टी टिकट देना भी चाहती है लेकिन वो पार्टी की सेवा करना चाहते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और कांग्रेस जी। में ऐसा कोई नहीं मिलेगा। जी। तो एक तरह से शेपअप करके कहा, थोड़ी सी बचत करते हुए कहा कि संजय भाटिया भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब जी। मैं जो इसका मतलब निकाल रहा हूं वो ये निकाल रहा हूं क्योंकि हरियाणा की राजनीति में ये बात बड़ी तेजी से चल रही है कि जी मनोहर लाल को इग्नोर किया जा रहा है या मनोहर लाल के बंदों को टिकट नहीं मिलेगी। जी। मेरा कंक्लूजन ये है, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति जब मुख्यमंत्री रह जाता है तो उसके बहुत सारे वारे न्यारे प्यारे भी हो जाते हैं। उनको चाह होता है कि चलो यार ये भी राजनीति में सक्सेस हो जाए, ये होता है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना। जी। लेकिन जी। जिस तरह से संजय भाटिया और मोहनलाल बडोली के लिए मना किया गया है और जी। जोगीराम सिहाग को लिया गया, सुनील जी। जी को लिया गया, अनूप जी। धानक को लिया गया, जी। आपके शक्ति रानी शर्मा को लिया गया, यस। और जी। एक सुरजा खेड़ा रह गए हैं, वो भी जी। पाइपलाइन में, पर किन्हीं वजह से रह गए, नरवाना वाले। तो जी, इसका उनके एक ऊपर कुछ एक आरोप आ गए, इस वजह से शायद हाँ, उनका रह गया एक नाम। कारण स्पष्ट है कि जी। बीजेपी में टिकट जो है वो मर्सी गेट से बाहर चली गई है। मर्सी गेट का मतलब जी। होता है कि मुझे कमल जी पसंद है, चाहे हारे या जीते, जी। मैं तो कमल जी की रिकमेंडेशन करूंगा। कि जी। ये ऐसा लगता है कि ये चीज खत्म हो गई है। जैसा जी। अमित शाह गुजरात के चुनाव में करते हैं, जैसा वो जी। दूसरे प्रदेशों के चुनाव में करते हैं, बड़े हम्म। मतलब सख्ती से और बड़े निर्मम तरीके से किसी भी नेता की टिकट काट देते हैं अगर वो नहीं जीत रहा है तो।
जी अब इस पूरे साइकिल को समझिए कि इसका मतलब यह है कि मोहनलाल बड़ौली का सर्वे अच्छा नहीं है। जी ऐसा ही हो सकता है कि प्रमोद विज और संजय भाटिया में से प्रमोद विज ज्यादा भारी पड़ रहे हो, तो उन्होंने जी संजय भाटिया के पार्टी में काफी बड़े नेता है और उनको संगठन की ज्यादा नॉलेज है, जी तो उन्होंने उनको संगठन में इस्तेमाल करने का रास्ता निकाल दिया, लेकिन टिकट चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी और जिन लोगों को बीजेपी आगे ला रही है, अब मैं बरवाला जी की बात करता हूं, तो बरवाला में बहुत पहले से ही बीजेपी तय कर चुकी थी कि जोगीराम सियाग को पिछली बार भी टिकट देना चाहते थे, तो सुरेंद्र पूनिया टिकट ले गए। मजबूरी में जोगीराम सियाग जो है फटाफट जेजेपी से टिकट ले आए और जीत गए। उनका जी अपना वजूद जी ठीक था, लोगों को लगता जी था कि जोगीराम सियाग हमारा एमएलए होना चाहिए, इसी वजह जी से वो जेजेपी की टिकट से भी जीत गए। अब जी उकलाना में भी बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है, अनूप दानक को ले जी आए, जी ठीक है ना। राम कुमार गौतम को बीजेपी, क्योंकि वो इस तरह के नेता है कि किसी भी सीट पे जाके कैसा भी भाषण दे सकते हैं, तो राम कुमार गौतम को बीजेपी और भी कहीं घुमा रही थी, कई सीटों पे यहाँ से लड़ सकते हैं, लड़ाना चाहती थी, सीट ढूंढी जा जी रही थी, क्योंकि नारनौत से कैप्टन अभिमन्यु को चुनाव लड़ाना है, टिकट देनी है, तो राम कुमार गौतम की सीट खाली होती है। अगर राम जी कुमार गौतम बीजेपी में शामिल होते हैं और कैप्टन अभिमन्यु को समर्थन देते हैं, तो उनका जो जीत के चांसेस हैं वो बेटर हो बढ़ जाते हैं, जाते हैं। बढ़ जी जाते हैं। एक तो ये हो गया। जी दूसरा, जी आप ये देखो कि बीजेपी कर क्या रही है। जैसे एक प्रचार है कि भी जाट बीजेपी के साथ नहीं है, जी और लोकसभा चुनाव में वो सच भी साबित हुआ, ऐसे ही 5-5 नहीं हुई है। तो एक जी समुदाय ने अपना अपना हक जताया, अपना रिएक्शन दिखाया कि देखो आप हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे, तो हम भी आपके साथ ठीक नहीं कर रहे। तो जी बीजेपी ने इसका तोड़ निकाला है। इसका तोड़ क्या निकाला है कि रोहतक के सराउंडिंग और ऊपर ऊपर जो जाट कम्युनिटी, कास्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र के फोल्ड से बाहर है, जी उनको अंदर ला रहे हैं, उनको जी टिकट दे रहे हैं। और जी ये जितने भी शामिल हुए हैं, इनमें से कोई मुझे लगता नहीं कि बे टिकट हो। अब एक एक टिकट पे यस बाद में चर्चा कर लेंगे, पर मैं चाहता हूं कि जी जो मैंने एक बीजेपी की आइडियोलॉजी डिस्कस की है, उस जी उस पर प्रेमचंद जी का भी व्यू ले लिया जाए। जी प्रेम जी, आपका क्या कहना है? सारी कमजोर सीटें हैं बीजेपी की, और विनोद जी ने भी कुछ अपना पर्सपेक्टिव रखा। देखिए कमल जी, विनोद जी का अनुभव पार्टी के अंदर बाहर का अगर आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है, और जी पूरे राजनीतिक समीक्षक के तौर पर या सफोलॉजिस्ट के तौर पे जैसे भी जिस भूमिका में भी आप उनको पाते हैं, तो वो मेरे से जी बेहतर जानते ही हैं। और मैं एक जी चीज़ आपको बता दूं कि आज जब ये कहा जाता था कि पार्टी विद डिफरेंस, तो वो दिवालियापन भारतीय जनता पार्टी का दिखाई देने लगा है। आज भारतीय जनता जी पार्टी को जिताऊ चेहरे चाहिए, चाहे वो बिकाऊ ही हो बेशक। आप जी ये मान के चलें कि जो लोग कल तक बहुत बुरी गालियां भारतीय जनता पार्टी को देते थे, उन लोगों को जी पार्टी में शामिल करने के लिए पार्टी विवश है। जी आप ये देखें कि सुचिता की और सिद्धांतों की राजनीति, पार्टी में डिफरेंस कहने वाली पार्टी को एक दिन पहले जो कांग्रेस के कार्यालय में टिकट मांग रहे थे देवेंद्र सिंह बबली, उनको ला करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करानी पड़ी। मजबूरी वही है कि वहां कोई प्रत्याशी नहीं है। जी आपके जो आप राज्यसभा के सांसद हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं बराड़ा जी, सुभाष बराला। सुभाष बराड़ा जी, और देवेंद्र बबली एक ही गांव के रहने वाले हैं। जी ढाणी में चले गए वो अलग बात है, एक ही गांव के रहने वाले हैं और राजनीतिक विरोधी हैं, स्वतंत्रता जी सेनानी परिवार से हैं और दिलो दिमाग से कांग्रेसी हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ, केवल जी चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। पिछली बार जी जननायक जनता पार्टी में गए थे, केवल चुनाव लड़ने के लिए गए थे, विधायक बनने के लिए गए थे, क्योंकि उससे जी पहले वो कांग्रेस के जिस धड़े में थे जी उसका कहीं ना कहीं अशोक तंवर जी से संबंध उनका था। अशोक तंवर जी को इग्नोर किया गया, उनका टिकट कटा और वो जननायक जनता पार्टी के विधायक बन गए, और हरियाणा में जी सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले वो विधायक थे। अब जी देवेंद्र बबली जी फिर गलती एक कर गए कि इस बार वो कुमारी शैलजा के साथ चले गए।
क्योंकि सिरसा में कुमारी शैलजा चुनाव लड़ रही थी और कुमारी शैलजा के पास क्योंकि जब भी वो टिकट के लिए गए, शैलजा जी का एक चीज मैं मान के चलता हूँ कि वो पार्टी लाइन से हटके कोई बात नहीं करती। उन्होंने कहा कि आप पार्टी ज्वाइन पहले कर लें, इन्होंने कहा कि नहीं मेरा टिकट पहले अनाउंस करें या मुझे टिकट का आश्वासन दें। तो वो ऐसी नेता नहीं थी कि वो टिकट का आश्वासन पहले दे, और उनको टिकट नहीं दिलवा पाई और सीधा सीधा। इसमें प्रेम जी मेरा शायद ये भी मानना है कि टोहाना में हुड्डा कैंप में ऑलरेडी 2 लोग जो हैं टिकट के दावेदार हैं, निशान सिंह। आपकी जानकारी अधूरी है, हुड्डा कैंप में 4 लोग हैं, 4 हैं, तो ये कहाँ जाके 5वें हो जाते ना, तो हुड्डा गुट में जाने का भी इनको क्या फायदा क्या कहा, सिरसा पार्लियामेंट का हिस्सा है टोहाना, और सिरसा पार्लियामेंट, अम्बाला पार्लियामेंट और हिसार पार्लियामेंट में आज भी मैं समझता हूं कि सबसे बेहतर स्थिति में कुमारी शैलजा है कांग्रेस पार्टी की दृष्टि से, अगर आप इस बात का आंकलन कर रहे हैं तो। वहां हुड्डा की मजबूरी ये मान लो आप, हुड्डा जी के पास ऑप्शन भी बहुत खुले हैं, परंतु वहां उनको जब टिकट आवंटन होगा तो सबसे ज्यादा फजीयत भी उन हलकों में होने वाली है। मैं कारण बता देता हूं आपको। अभी जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस ज्वाइन कराई इसी आश्वासन के साथ, और फिर ये भी कह दिया गया कि इस बार कंबोज समाज को 2 टिकट देंगे। 2 टिकट में दावेदारी उनकी बढ़ गई, सर्वमित्र कंबोज को ले आए रानिया में, राकेश कंबोज को उन्होंने पहले से आश्वासन दे रखा है। तो कुमारी शैलजा के हल्के में 2 कंबोज फिट करने का मैं समझता हूं कि वो हो ही नहीं सकता था। तो सर्वमित्र जी के टिकट पे तो कहीं ना कहीं अच्छी चल गई इस तरीके से। सर्वमित्र जी क्योंकि पत्रकार बिरादरी से आते हैं, आपको सहानुभूति होनी चाहिए, और बहुत काम भी वो कर रहे थे, लोगों ने उनके काम को भी सराहा था। वो जिस ढंग की राजनीति वो करना चाह रहे थे, राजनीति में शायद उस रोल को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। तो मैं समझता हूं कि उस कोटा सिस्टम में वहां एक नाम और बड़ी दावेदारी निशान सिंह जी की बन गई। और जो इसमें एक चीज ये कहेंगे, ये तो क्लियर हो गया टोहाना वाला, ये आपको बता दूं, उस सीट पे सरदार हरपाल सिंह के परिवार का बहुत पुराना कहीं ना कहीं वर्चस्व रहा है, कब्जा रहा है सरदार हरपाल सिंह और उनके 2 बेटे जो हैं वो लगे हुए हैं, परमवीर सिंह और जो जिला अध्यक्ष रहे हैं रणधीर सिंह, वो दावेदारी कर रहे हैं। एक और नई चीज आपके लिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि सरपंच एसोसिएशन एक बनी थी हरियाणा में देवेंद्र सिंह बबली के खिलाफ। देवेंद्र सिंह बबली ने जब कोई बयान, ऐसा विवादित बयान दिया था पंचायत मंत्री रहते हुए, तो उसी विधानसभा क्षेत्र का एक व्यक्ति सरपंच एसोसिएशन का स्टेट प्रेसिडेंट बन गया। उनके कार्यक्रम में आकर के हुड्डा जी ने कह दिया कि आपको भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, आपके इस प्लेटफॉर्म को हम पूरा मान सम्मान देंगे। और वो एक बड़ा गांव स्मैड, वहां के रहने वाले हैं, और उपाध्यक्ष जो है वो एलनाबाद क्षेत्र की हैं। प्रेम जी खबरें ज्यादा हैं आज, थोड़ा ब्रीफ में चलें तो ज्यादा अच्छा। खबरें ज्यादा हैं, 5-6 तो एमएलए हैं इनको। मैं ये कह रहा हूँ कि देवेंद्र बबली जी की बात करो या राम कुमार जी की आप बात करोगे, राम कुमार गौतम जी को आप कह सकते हो कि वो मूलतः भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के आदमी हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक बने थे, उनमें राम कुमार जी एक थे। राम कुमार गौतम जी बड़े कद्दावर नेता है और वो यूज होते रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ। जी विनोद जी, क्या लगता है आपको, राम कुमार गौतम जी को वहां नारनौंद में फिट किया जाएगा? अभिमन्यु जी की टिकट शिफ्ट की जा सकती है, उम्मीदवारी शिफ्ट की जा सकती है? राम कुमार गौतम जी निश्चित रूप से सफेदों से चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पे लड़ेंगे। और राम कुमार गौतम जी ने मंच से ये कहा कैप्टन अभिमन्यु को कि आप सौभाग्यशाली हो कि मैं इस पार्टी में आ गया, फिर से आप पे जीत सुनिश्चित कर लें। जी और सीटों की बात कर लेते हैं। अनूप धानक की जो उकलाना से एंट्री हुई है और जो बरवाला से जोगीराम सिहाग की, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग एंट्रीज हैं, क्या कहेंगे विनोद जी? कमल जी लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा दर्शक चाहता है कि चट मंगनी पट व्या, फटाफट बताओ होगा क्या। सीधी बात है।
तो मैं जी आपको बीजेपी की आंख से बताता हूँ। मतलब जी जैसे प्रेम जी ने कहा कि बीजेपी क्लेम करती थी पार्टी विद डिफरेंस, मैं इस जी बात से एग्री हूँ कि बीजेपी ने जब 2014 में अपना उफान शुरू किया तो पार्टी विद डिफरेंस कह के आई, लेकिन जी हालात ने उनको हर जगह समझौते करने पे मजबूर किया। बहुत बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, हर तरह के विचारधारा के लोग हैं, तो जी बीजेपी ने पार्टी विद डिफरेंस से समझौता किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जी अपन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्शन के नतीजे क्या होंगे, कौन लड़ेगा। जी तो जी उस आंख से देखो तो बीजेपी सच्चा पार्लियामेंट में कमजोर है। जी टोहाना में उसको कैंडिडेट मिल गया, जी उकलाना में उनके पास कैंडिडेट पिछली बार जो था वो काफी कमजोर नजर आया, जबकि उसके जीतने की संभावनाएं थी, लेकिन वो बहुत नतीजा अच्छा नहीं दे पाया, बुरी तरह से हारा। तो एक तरह जी से या तो उकलाना में कैंडिडेट मिल गया या कैंडिडेट का मददगार मिल गया। जी सफीदों में बड़ी लड़ाई है, जी सफीदों में बड़ी लड़ाई है, और मल्टीपल मल्टीपल तरह के कैंडिडेट है, सबके पास वोट है। जी लेकिन वहां भी ऐसे तो रामकुमार गौतम नहीं आए, 6 महीने से वेटिंग में बैठे थे, शामिल हुए हैं, जी तो वहां भी कैंडिडेट मिल गया। जी सबसे जी ज्यादा जो बीजेपी अपना चुनाव बना रही है वो जी बना रही है, जैसे चरखी दादरी में सुनील सांगवान आ गए, वहां पे जी जो इंडिपेंडेंट एमएलए कांग्रेस में शामिल हुए थे वो भी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस जी की टिकट भी मनीषा सांगवान को जा रही है, वो भी चुनाव लड़ेगी। तो इस जी ये चरखी दादरी की सीट बीजेपी ने फंसा दी। संजय जी कबलाना को बादली से लिया है, तो इसका मतलब धनखड़ जी या तो बहादुरगढ़ जा रहे हैं, या फिर जैसे बड़े नेताओं के बारे में कहा जा रहा है कि वो खुद ही कह देंगे मैंने चुनाव नहीं लड़ना। या ये हो रहा जी है या वो हो रहा है, एक एक जरूर हो रहा है। जी तो जी संजय कबलाना अगर आते हैं तो हुड्डा की बेल्ट में बादली सीट में चुनाव 100% फंसेगा। उसका रीजन जी क्या है कि 2 बार से वहां ब्राह्मण एमएलए है, और जी दीपेंद्र हुड्डा का नजदीकी है, टिकट भी उसको मिलनी है। जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरे बेल्ट घुमाया जा दिनेश रहा है, तो वत्स टिकट उसको मिलनी है। हम्म, तो हम्म, कबलाना जाट कम्युनिटी में ज्यादा वोट भी ले सकते हैं। तो ये जो मिथ बन गया था कि भी जाट तो बीजेपी को वोट दे नहीं, लेकिन जाट अपने हम्म, कैंडिडेट को वोट देता है। अगर उसको अपना हम्म, कैंडिडेट जीतता नजर आता है, वो कहता है किसी पार्टी से हम्म, आए, लेकिन हम्म, हमारा एमएलए हमारी मर्जी का होना चाहिए। तो यहाँ भी हम्म, मुकाबला फंस जाएगा। आपको बता दूं कि हम्म, बाडड़ा में भी मुकाबला फंसने की गोटियां बिछ रही हैं। बाडड़ा में 110 गांव हैं, तो जिसमें जी 25 गांव श्योरेंस के हैं और 70 गांव नॉन श्योरेंस के हैं। तो उमेर हाँ जी पातुआ जो है वो गैर शौरण गांवों का लीडर है। अगर बीजेपी जी उसको टिकट देती है तो 70 गांव, हम दिल्ली में बैठ के तो कुछ भी कह दे, वहां गांव वर्सेस गांव हो जाता है, 70 गांव वर्सेस 25 गांव चुनाव हो जाएगा। तो बाडड़ा जी जैसी सीट जहां 27,000 से कांग्रेस लोकसभा में जीतती है, वो भी मुकाबले में आ जाएगी। तो आप इनकी रणनीति देखो, 3 चीजें बड़ी जी क्लियर हैं। टिकटें जी बेरहमी से काटेंगे, किसी का जी लिहाज नहीं कर रहे, जी जो जीतने वाला है आता है तो लेके आओ। और जो जी एक डार्क बेल्ट में वोटों की लड़ाई है, उसमें बीजेपी अपना अड़ंगा पूरा फंसाती जा रही है, धीरे धीरे फंसाती जा रही है। तो इसलिए जो मैं जी कह रहा था कि 10 दिन के बाद चुनाव जी काफी जी बदलेगा। अब वो थर्ड फ्रंट की जी बात किसी लेवल पे आती है, कितने कैंडिडेट बगावत करते हैं, वो भी एक कंसिडरेशन रहेगा। तो जैसे कल इनेलो ने भी 7 सीटें डिक्लेयर करी हैं, तो उसमें कुछ जी कैंडिडेट तो काफी फाइटर हैं, तो हम्म, वहां भी जाट वोट बटेगा। तो कुल मिला के जो जी चुनाव की एक तासीर थी ना, अब आप इसको अपने एक वोटर की नजर से देख लीजिए कि एक जी जब लोकसभा के रिजल्ट आए तो लोगों ने कहा भी अब के कांग्रेस की सरकार आ रही है। हम लोगों के सर्वे भी ये इंडिकेट कर रहे हैं, मैं साफ बता दूं कि कांग्रेस वोट में हम्म, प्लस है। जी लेकिन जिस तरह का परसेप्शन बीजेपी क्रिएट कर रही है, अगर मैं एक मतदाता हूं और मैं देखता हूँ ये 7 सीटों पे बीजेपी ऐसे उम्मीदवार ले आई जो लड़ सकते हैं, तो जी मेरा भी जो ओपिनियन है, मन है, वो ये कहेगा कि भाई लड़ाई हो गई, चुनाव एक तरफा ना है भाई, फाइट है। जी तो बीजेपी पहले राउंड की लड़ाई में चुनाव को फाइट में, अपने आप को फाइट में लाना चाहती है, और आती हुई दिखाई भी दे रही। जी जी प्रेम जी, बाकी सिर्फ आपने देवेंद्र बबली की चर्चा की, बाकी जो नाम है जो जेजेपी के, खासतौर से राम कुमार गौतम की भी आपने थोड़ी चर्चा की, जोगीराम सिहाग, अनूप धानक। ये अनूप धानक तो बिल्कुल एकदम से जेजेपी से चिपके हुए थे, लेकिन एकाएक ये एकदम इन्होंने पासा पलटा। सुनील सांगवान जो मैंने बताया
संजय कबलाना, जो विनोद जी ने सबके बारे में जानकारी दी। आपका इन सीटों के बारे में क्या कहना है? क्या असर डलेगा? क्या बीजेपी जिन सीटों पर कमजोर है और जो जाट बेल्ट की सीटें हैं वहां चुन चुन कर ऐसे आदमी ला रही है जो चुनाव में उसको वापस ले आए, और उनमें से कुछ वो जीतने की संभावना भी बनाने की कोशिश कर रही है? क्या लगता है ऐसा आपको? देखिए, जब सांगवान जी की आप बात करते हो तो वो राजनीतिक पृष्ठभूमि के आदमी हैं। बेशक वो सरकारी सेवा में थे, उनके पिताजी भी उनके सरकारी पिताजी सेवा भी थे, उनके पिताजी भी सरकारी सेवा छोड़ करके विधायक बने थे। एमएलए बने थे, सतपाल वो सांगवान। सतपाल सांगवान जी चौधरी बंसी लाल के बहुत करीबी लोगों में थे, और अब तक वो किरण चौधरी जी को बहुत गालियां निकालते थे। जब से किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी में आई हैं तो उनके चेहरे पे रौनक आप देख सकते हैं, क्योंकि उनको सहारा मिलेगा। और मैं समझता हूं कि उनको अपने बेटे को लॉन्च करने का एक अच्छा समय उन्होंने चुना है। और अगर सांगवान जी की आप व्यक्तिगत रूप से बात करें तो बड़े बेबाक से नेता है वो। जी, हरियाणा विकास पार्टी से भी रहे, हरियाणा जनहित पार्टी से भी रहे। उनका अगर पूरा कैरियर आप देखते हैं तो बहुत उनका बेदाग सी छवि भी रही है, बोल देते हैं जो भी मन में होता है। और उनका बेटा राजपत्रित अधिकारी था, इसमें कोई शक नहीं। उनकी बेटी भी आईआरएस है, दामाद आईएएस है, तो अच्छी पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं। और जो विधानसभा क्षेत्र दादरी है, जैसा कि अभी बता रहे थे मेहता जी, वो सांगवान खाप का बड़ा गढ़ है जी। जैसे लोहारू को आप शोरान खाप का गढ़ कह सकते हो, ये सांगवान खाप का गढ़ है। अभी भी वहां सागवान ही है। ये एक आध बार को छोड़कर हमेशा सांगवानी विधायक बने हैं। अगर आप पीछे जाकर के देखेंगे तो मास्टर हुकुम सिंह जी अपवाद हो सकते हैं, क्योंकि वो सांगवान नहीं थे। उनकी भी खाप बड़ी है, परंतु मौका कम मिला। तो ये जो दादरी की सीट है, पिछली बार एक एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया था, एक युवा खिलाड़ी को अवसर वहां दिया था, और बबीता फोगाट इसलिए चुनाव शायद हार गई क्योंकि वो सांगवान खाप बहुत बड़ी, और सांगवान खाप के प्रधान खुद चुनाव लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट। पिछली बार जो विधायक बने, निर्दलीय विधायक बने, वो खाप के प्रधान भी थे और अच्छे किसान नेता भी है। इस बार भी वो चाहते हैं कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे, कांग्रेस पार्टी टिकट के दावेदार हैं। एक और सांगवान, जगजीत सिंह सांगवान, कांग्रेस के दूसरे धड़े में टिकट मांग रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि दादरी में इस बार एक जो डर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में ये भी था कि अगर जो एक और खिलाड़ी अभी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे छाई हुई है, लगता था कहीं कांग्रेस उनको मैदान में ना ले आए। तो विनेश फोगाट और बबीता फोगाट एक ही परिवार की बेटियां हैं। विनेश फोगाट कांग्रेस से टिकट मांग रही है। कजन्स हैं वो उनके। बबीता ताऊ की बेटी है, तो वो टकराव टालने का भी एक वो था। और फिर मैं समझता हूं कि दादरी इतना आसान क्षेत्र नहीं है जी। ये पूरा का पूरा ओल्ड भिवानी चौधरी बंसीलाल का कहीं ना कहीं बड़ा गढ़ था, और चौधरी बंसीलाल जी के ही समर्थक या चौधरी सुरेंद्र सिंह के समर्थक आज भारतीय जनता पार्टी में है। चाहे तोसाम की बात करें, चाहे आप दादरी की बात करें, चाहे लोहारू की बात करें, अगर आप जेपी दलाल की भी बात करते हैं, जेपी दलाल तो सुरेंद्र सिंह के बिल्कुल दाएं बाएं हाथ, जो भी आप कह सकते हो, तो उनके कंधे से कंधा मिला के बरवाला और उपलाना की भी बात कर लेते हैं प्रेम जी। देखिए, बीजेपी अभी एक नई पार्टी है हरियाणा में, इसलिए वो जो एक्सटर्नल एंट्री है उसको ओपन रख के चल रही है। तो सभी जो पार्टियां हैं, जहां जहां मजबूत कैंडिडेट्स हैं, वो सब आएंगे। तो वो तो पूरी मैं आपको वही बता रहा हूँ, बरवाला में जोगीराम सिहाग टिकट की उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी में दोबारा आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का टिकट पहले भी चाहते थे, नहीं मिला, वो जननायक जनता पार्टी का टिकट लेके विधायक बन गए। इस बार उनके साथ क्या खेल हो सकता है, जो मेरी सूचना है वो आप उसका कोई मेरे पास पुख्ता प्रमाण नहीं है,
इस बार रणबीर गंगवा जी को नलवा से निकाल के बरवाड़ा लाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और रणबीर गंगवा अगर वहां आते हैं तो जोगीराम जी फिर कहीं ना कहीं किसी और मंच की ओर जाएंगे, क्योंकि चुनाव निश्चित रूप से वो भी लड़ेंगे। ये लोग कार्डर बेस्ड लोग नहीं है। और मैं समझता हूं कि गंगवा जी को वहां से शिफ्ट करना मजबूरी ये है कि कुलदीप बिश्नोई जी को अगर 2 टिकट मिलते हैं तो आदमपुर के बाद उनकी पहली चॉइस नलवा है। और नलवा में वो अपने खासम खास रणधीर पनिहार को, जिनको संपत सिंह की टिकट कटवा करके कांग्रेस की टिकट कुलदीप बिश्नोई ने दिलवाई थी, इस बार भी वो बाजिद है कि उनको वहां टिकट दी जाए। अगर नलवा में रणधीर पनिहार को टिकट दी जाती है तो निश्चित रूप से बरवाड़ा में गंगवा जी को शिफ्ट किया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो जोगीराम जी ना घर के हैं ना घाट के, फिर कहीं ना कहीं उनको तीसरा घर फिर ढूंढना पड़ेगा। अगर आप इस बात का बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे तो हरियाणा की राजनीति में अगले कुछ दिनों में नेक्स्ट 2 वीक्स बहुत कुछ होने वाला है, बहुत उथल पुथल जिसको आप कह सकते हैं। और मैं शुरू दिन से बोल रहा हूं कि ये थर्ड फ्रंट के पास अपने आप लोग आ जाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वो तो कांग्रेस में ही इतने लोग हैं कि वहां से निकल कर आ ही जाएंगे, बीजेपी में भी हैं, ये दोनों पार्टियों में है। उकलाना के बारे में क्या कहेंगे अनूप धाड़क, क्या ये बीजेपी के लिए जिताऊ सीट बनती है? देखिए, उकलाना में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा आधार नहीं है। उकलाना पूर्णतः ग्रामीण सीट है, उकलाना छोटा सा कस्बा है। और उकलाना पे अनूप धाड़क जी, क्योंकि वो पहले इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक थे और वो परंपरागत सीट रही है, और इस बार वो जननायक जनता पार्टी के विधायक थे। अनूप धाड़क जी शुरू से उन्होंने अपने नाराजगी नहीं दिखाई, क्योंकि उनको मंत्री भी बना दिया गया था शुरू में ही, और जो मंत्रालय उनको दिया गया था उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं थी। आप अभिलेखाकार, आपको आर्कोलॉजी, आर्काइव्स, कौन से डिपार्टमेंट दिए गए हैं, लोगों ने नाम नहीं सुने थे। सर लाल बत्ती मिल जाती है, उतना बहुत है सर। लेबर भी दिया गया था, लेबर भी वो बाद में हुआ जब पुनर्गठन हुआ, तो कहीं ना कहीं जब बबली जी को शामिल किया गया तो लेबर ऐड हुआ। तो शुरू में अगर आप देखते हैं उनको, तो उनकी स्थिति कहीं मंत्री बनने के बाद भी इन विधायकों से जो इंतजार करते रहे मंत्रिमंडल में आने की, उनसे बड़ी पीड़ा उनकी थी और वो कभी बोल नहीं पाए। उनकी जो ग्रांट्स थी, वो ग्रांट्स भी कहीं ना कहीं वो यूज नहीं कर पाए। अपने समाज को भी किसी एक धर्मशाला में वो 50,000 का चेक नहीं दे पाए, ये स्थिति थी उनकी। तो उस घुटन को छोड़ करके वो जब निकले हैं तो रास्ता उनके पास कहीं और नहीं था। जैसा भी विनोद जी बता रहे थे, वहां कैंडिडेट इनके पास पहले बहुत अच्छी थी। आशा खेदड़ जिला अध्यक्ष भी बनाई थी, और उनको जिला अध्यक्ष से हटाया भी इसलिए गया था क्योंकि उनको चुनाव लड़वाना था। सार की महिला जिला अध्यक्ष को इसीलिए बदला गया। तो मैं समझता हूं कि आशा खेदड़ पर सर चुनावी पिछले लोकसभा के चुनाव में बहुत सारे आरोप भी लगे, और सुभाष बराला जी पर भी आरोप लगे, इसलिए दोनों को किसी कमेटी में नहीं डाला गया। आशा खेदड़ तो खैर जूनियर है, इसलिए नहीं डाला गया, ये भी एक मामला था। चलिए, हमने ये चर्चा कर ली। तो साथियों, 5-6 ऐसे सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट फिट कर लिए, और जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, जीतेंगे हारेंगे वो एक अलग विषय है, क्या समीकरण बनता है अलग विषय है। लेकिन देवेंद्र बबली जो है वो टोहाना से, जहां बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं था, सुनील सांगवान जो है वो चरखी दादरी से, यहाँ भी बीजेपी कमजोर थी। संजय कबलाना का नाम बादली से चल रहा है, कंफर्म नहीं है, लेकिन बीजेपी की यहाँ एक स्ट्रेटजी नजर आती है जो विनोद जी ने बताई। रामकुमार गौतम जो है वो जींद जिले से सफीदों सीट से वहां फिट कैंडिडेट हैं। जोगीराम सिहाग का बरवाला में बहुत अच्छा प्रभाव है, और अनूप धाड़क का उकलाना में। तो ये 5-6 सीटों पर बीजेपी ने काफी कार्रवाई बीजेपी अभी तक कर रही है, तो इसलिए जो लिस्ट है उसमें समय लग सकता है। अब चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, पहली सीट कौन सी डिस्कस कर रहे हैं? हाँ जी, पहली सीट हम पटौदी डिस्कस करेंगे जी। और पटौदी सीट विधानसभा सीट जो है, ये सन 77 में ये रिजर्व हुई थी अनुसूचित जाति के। इससे पहले ये सीट जो है
जनरल हुआ करते थे। अगर सन 77 से लेकर अब तक के चुनाव के बारे में देखें, बीजेपी सीट पर 2 बार जीती है, 14 और 19 में बड़े अच्छे अंतर से जीती है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ से 36,000 से ऊपर वोटों से जीत मिली थी, और लोकसभा चुनाव में भी जो है राव इंद्रजीत की थी यहाँ से 43,000 की थी यहाँ से पटौदी विधानसभा जी से। इस सीट पर जी इनेलो का भी परफॉर्मेंस रहा है, इनेलो भी जीतती रही है। उसने 2009 में यहाँ से विधानसभा चुनाव जीती, 2009 में जीती, 2000 में जीती, तो ये 2000 में जीती, सन 91 में भी यहाँ से सीट वो जीत चुकी है। अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी सीट पर जो है रिजर्व होने के बाद 2 बार जीती है, 82 में जीती थी और 2005 में पटौदी विधानसभा सीट से जीती थी। इस सीट को जो है राव इंद्रजीत माना जाता है कि सीट पर राव इंद्रजीत का एक अच्छा प्रभाव है, और इसी वजह से कहा जाता है कि बीजेपी को जो है सीट पर जो बड़े मार्जिन से जीत मिलती रही है 2014 और 19 में, उनकी वजह से मिली है। और फिलहाल जो वहां से विधायक है सत्य प्रकाश जरवाता, उसको लेकर जरूर कहा जाता है कि विधायक को लेकर लोगों में नाराजगी है कि यहाँ से कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। सुना ये भी जा रहा है कि इस बार जो है जो 2014 में विधायक रही थी बिमला चौधरी, वो यहाँ से उनको दोबारा से टिकट मिल सकता है पटौदी से। और भी यहाँ बीजेपी की सीट से कई दावेदार है। जहां तक कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस से सुधीर चौधरी है यहाँ से पटौदी विधानसभा सीट से दावेदार है। पटौदी विधानसभा क्षेत्र जो इसमें 2 छोटे कस्बे आते हैं, आपका जो है पटौदी और हैली मंडी जो है, ये 2 छोटे कस्बे आते हैं, कुछ मानेसर का एरिया आता है जो है इसमें, इस पटौदी विधानसभा क्षेत्र में। जी जी। तो अगर कुल मिला के देखा, जी जी सर, मैं आपको पहले उकलाना की स्थिति स्पष्ट कर दूं कि आपने कहा कि उकलाना में बीजेपी को मजबूत उम्मीदवार मिल गया। जी आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि जो उकलाना सीट का डिजाइन है वो बीजेपी को सूट नहीं करता। जी उकलाना सीट का जो डिजाइन है वो प्रो इनेलो डिजाइन है। ये अलग बात जी है कि इनेलो में 2 फाड़ होने की वजह से वो वोट इनेलो को जाने की बजाय जेजेपी को चला गया। अनूप धानक जेजेपी की वजह से जीते थे, अपनी वजह से नहीं जीते, क्योंकि जी वहां पे जाट वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, और वो संख्या भी वो वाला जाट है जो चौधरी देवीलाल की फैक्ट्री से निकला हुआ है, वहां से पास हुआ है। जी और बहुत सी रिजर्व सीटें ऐसी हैं जहां चौधरी देवीलाल की फैक्ट्री के लोग काफी संख्या में हैं। ये अलग बात है कि जब पार्टी एक बार डाउन आ जाती है तो उसको ऊपर उठाना मुश्किल होता है, पर उसका समर्थक वर्ग मजबूरी में शिफ्ट होता है वोट देना, मन उसका वही होता है। तो उकलाना उन सीटों में से है, उकलाना बीजेपी को सूट नहीं करती। दूसरी बात यह है कि किसान आंदोलन का में जितने पार्टिसिपेंट थे उनमें जी उनमें काफी लोग जो है उकलाना हल्के के थे। जैसे कुलेरी गांव है, कुलेरी बहुत जी बड़ा गांव है, वहां पूरा का जी पूरे बूथ के बूथ जो है वो इनेलो को ठक 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 करते हैं। ऐसे और जी बहुत से बड़े गांव है, हम लंबी हो जाएगी चर्चा। और एक बात जी मैं आपको और बता दूं कि अगर उकलाना से बीजेपी स्ट्रांग होती तो जी कुमारी शैलजा कभी भी उकलाना सीट से लड़ने की बात ही नहीं करती। ये तो जी पार्टी ने फैसला लेना है कि उनको विधानसभा लड़ाना है या नहीं लड़ाना। लेकिन अगर जी उनको लड़ाना होता तो वो उकलाना की बात करती कि मुझे उकलाना से लड़ाओ। तो इतनी बड़ी जी नेता है, उन्होंने ये जज तो कर लिया ना कि ये सीट इस बार प्रो कांग्रेस की तरफ बढ़ रही है। जी। एक सवाल बढ़ उठता रही है मन में आपकी बात से कि और मैं अनूप धानक फिर आपको एक बात और बताऊं जी कि अनूप धानक प्लस 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 4 भी हो जाए तो भी जी इस सीट पे बीजेपी की पार पड़नी आसान नहीं है, मुश्किल मुश्किल है। है। जी, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन एक सवाल मन में उठता है जो आपने बताया, समझाने की कोशिश की आपने कि अनूप धानक फिर इनेलो में क्यों नहीं गए। एक बताऊं आपको, इस पूरे जी परिवार में बहुत से लोग इनके 2 फाड़ होने की वजह से ऐसे बेरोजगार हुए हैं कि उसके घर जाते हैं तो दूसरा पीटता है और उसके घर जाते हैं तो दूसरा नाराज होता है। तो ये एक अंदर की कहानी है सब लोगों के लिए। अंदर जो की उनके कहानी वेल है। विशर है सबके लिए ये मुश्किल है, बहुत वेल विशर है उनके, लेकिन उनके साथ जी मुश्किल ये है कि उसके जाए तो दूसरा नाराज, उसके जाए तो दूसरा नाराज। और अनूप जी जी धानक अगर वहां जाते तो वो पहली बात, चाहे पार्टी कितनी प्लस माइनस है, वो लेते नहीं, और लेते तो जी टिकट नहीं देते, उसमें उसको बोलते हैं खराब करनिया, उनको खराब करते हैं, हम्म, इसलिए वो बीजेपी में चले गए कि चलो ठीक है एक नेशनल पार्टी के पर्दे के नीचे तो रहेंगे। जी 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 जी। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे पटौदी की। पटौदी की जो सीट है इसकी तासीर जो है वो प्रो अपोजिशन रही है,
4 बार यहाँ कांग्रेस जीती है और 9 बार विपक्ष के जितने भी धड़े हैं, विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे लोकदल हो, चाहे जनता पार्टी हो, हरियाणा विशाल पार्टी, हरियाणा जो भी पार्टियां थी, एचवीपी, ये 9 बार जीती हैं। तो इस पर अब प्रेम जी आप क्या कहेंगे, ये सीट इस बार क्या राजनीतिक कलर ले रही है, क्या राजनीतिक समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं? देखिए, ये सीट भी कहीं ना कहीं अहिरवाड़ का क्षेत्र एक हिस्सा है। और जी ये जो हेली मंडी जिसका नाम इन्होंने अभी अमित जी ने बताया, ये जी पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ना, ये राव जी इंद्रजीत के प्रभाव वाला क्षेत्र है अभी भी। जी हेली मंडी, पटौदी, पूरा का पूरा। और इस सीट पे पिछली बार उन्होंने अपने एक समर्थक का टिकट कटवा के नए समर्थक को टिकट दिलवाई। इस बार जी उल्टा है कि वो सत्य प्रकाश जी का टिकट कटवा के फिर से बिमला चौधरी को टिकट दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि जी बिमला चौधरी का जो परिवार है इस क्षेत्र का सबसे पढ़ा लिखा परिवार है। उस परिवार जी में बहुत सारे अधिकारी रहे हैं और जी उनका अपना एक प्रभाव क्षेत्र, क्योंकि बहुत लोग वहां से, बहुत अधिकारी वहां से निकले हैं। और जी मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा पटौदी क्षेत्र है, अब ये पूरा जी ग्रामीण नहीं रहा, 2 छोटे जी कस्बे नहीं है, मानेसर जी जैसा विकसित शहर भी अब उसका हिस्सा है। और जी भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं अहिरवाल का प्रभाव या राविंदरजीत का प्रभाव लगाएं या शहरी क्षेत्र का प्रभाव लगाएं तो जी सेफेस्ट जोन में आती है। तो जी कोई भी वहां आसानी से टिकट लेने की कोशिश करेगा। जी विनोद जी जैसा क्या कहना है? देखिए, एक तो मैं थोड़ी करेक्शन कर दूं कि पिछली दफा जो सत्यपाल जरावता को टिकट मिली वो राव इंद्रजीत की सिफारिश पे नहीं मिली, बल्कि राव इंद्रजीत ने तो अपना एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया जो जरावता को हरा सके। ये सीट थोड़ी सी लड़ाई वाली सीट है। जरावता इंद्रजीत को बाईपास करके चुनाव जीते और जरावता केवल पटौदी के एमएलए नहीं है, उनको बीजेपी ने अपने बड़े दलित नेताओं की सूची में डाला हुआ है, पूरे दलित सेक्टर को देखने का काम दिया हुआ है। दलित और मोर्चे के अध्यक्ष हैं। हाँ, जहां तक अभी अमित जी कह रहे थे कि उनके खिलाफ नाराजगी है, उनके खिलाफ नाराजगी नहीं है, उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश इसलिए की जाती है कि उनकी टिकट कटवाई जाए। क्योंकि पूरा जो राव इंद्रजीत का ग्रुप है वो 5 साल पहले भी चुनाव हो जाते ना, होने के तुरंत 10 दिन बाद, तब भी कहते जरावता हारेगा। और लेकिन इस बार राजनीतिक सिचुएशन चेंज हुई है कि पटौदी और कुछ सीटों पे राव इंद्रजीत की सिफारिश चलने वाली है, उनको टिकट दी जा सकती है, पटौदी भी उनके खाते में जा सकती है। तो अगर पटौदी उनके खाते में गई तो बिमला चौधरी का जो है वो रिवाइवल हो जाएगा। फिर राव इंद्रजीत के हाथ में गई टिकट तो बिमला चौधरी का रिवाइवल हो जाएगा। जहां तक इस सीट के नतीजे की बात है, इस सीट में जो मानेसर के साइड की जाट बेल्ट है उसमें कांग्रेस बहुत स्ट्रांग हुई है। कांग्रेस मुकाबले को क्लोज ला सकती है, परंतु कांग्रेस के साथ समस्या क्या है कि कांग्रेस के पास ओल्ड मॉडल एम्बेसडर कार है वहां पे। अब जमाना सियाज का आ गया, जमाना और ऑटोमेटिक कारों का आ गया। यानी मैं इशारा कर रहा हूं कि कांग्रेस के पास कोई नया ऐसा फ्रेश चेहरा नहीं है जो एकदम जाके मैसेज छोड़ सके कि भाई मैं एक अलग तरह का आदमी और मैं जीत सकता हूं। वो वाला समस्या कांग्रेस के साथ है, इसलिए मैं इस सीट पे कांग्रेस को, बीजेपी को एज दूंगा। ज्योग्राफिकली कांग्रेस में अभी जो चर्चा चल रही है वो सुधीर चौधरी की चल रही है और कांग्रेस ने जो नियम बनाए हैं उसके हिसाब से उनको टिकट ही नहीं मिलना चाहिए। वो पिछली 2 बार चुनाव हार चुके हैं देखो ये सीट नियम बनाने वाली और नक्शे में पैक करके टिकट देने वाली सीट नहीं है। ये सीट प्रो बीजेपी सीट है, तो कांग्रेस को ऐसा उम्मीदवार लाना पड़ेगा जो बीजेपी के उम्मीदवार को चुनौती दे सके बढ़िया ढंग से। लिमिटेशन भी है कि लिमिटेशन ये है कि ये सीट रिजर्व है, आपको किसी रिजर्व कैटेगरी के बहुत बढ़िया आदमी को लाना पड़ेगा जो खटाखट वाला प्रोग्राम, खटाखट वाला जो चलता है ना हरियाणा में, ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो खटाखट वाला प्रोग्राम कर दे।
झज्जर में भी जी ऐसा उम्मीदवार चाहिए, यहाँ कांग्रेस को ऐसा उम्मीदवार चाहिए और झज्जर में बीजेपी को ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो खटाखट वाला जी प्रोग्राम कर दे। जी। दूसरी सीट की बात करते हैं, ये हुड्डा जी का जो स्ट्रॉन्ग एरिया है सोनीपत का, उसकी सीट है राई। तो राई के बारे में अमित जी बताइए जरा, हिस्ट्री ज्योग्राफिया इसका। जी, राई विधानसभा सीट जो एक ग्रामीण सीट है, इसमें भालगढ़ जैसे गांव भी आता है जो कि सोनी भालगढ़ राई जो कि सोनीपत नगर निगम का हिस्सा है। एक नगर पालिका कुंडली आती है जो इस विधानसभा सीट में आती है। कुछ सोसाइटीज भी हैं जो है इसके साथ लगती है, दिल्ली के साथ लगती है। यह सीट जो है दिल्ली बॉर्डर से घिरी हुई, मतलब दिल्ली कई तरफ से घिरी हुई है। इस सीट जो है, इस सीट की अगर हम बात करें, इस सीट पर अभी फिलहाल जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली विधायक है, जो पिछली बार 2662 वोटों के मामूली अंतर से जीते थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो जीत थी 2081 वोटों की ही मात्र रही थी। यह सीट अगर हम कहें टफ फाइट सीट्स में से एक है। हाँ, इस बार जैसे कहा जा रहा है कि मोहनलाल बड़ोली चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, तो इस सीट पे लग रहा है कि शायद कृष्णा गहलावत जो है कैंडिडेट हो सकती हैं, और भी कई दावेदार हैं इस सीट पर। और हम बात करें जैसे कि अभी तक ये सीट किसी टाइम इनालो को भी स्ट्रॉन्ग होल्ड रही थी, राई सीट। इनालो ने इस सीट से 87, 91, 96, 2000 तक 4 चुनाव लगातार जीते थे। 2005 से लेकर 2014 तक यहाँ पे कांग्रेस का होल्ड रहा, उसने 3 चुनाव लगातार जीते। ये सीट जो है हम कहें बीजेपी एक ही बार जीत पाई, वो 2014 में बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की। जी जी। अब तक जितने चुनाव हुए हैं उससे देखकर लगता है कि कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग सीट में है। कांग्रेस 7 बार जीती है और बाकी बार जो है वो विपक्षी दल जीते हैं, जिनमें से एक बार बीजेपी, और लोक दल भी 3 से 4 बार जीती है। 3 वोट की लड़ाई वाली सीट भी यही है। हाँ, ये 3 वोट वाली लड़ाई की सीट है 2014 में। इसका रिकॉर्ड है कि ये इसमें सिर्फ कांग्रेस का एक उम्मीदवार जो है 3 वोटों से जीते थे, जयतीरथ जी। तो इस बार यहाँ पर क्या स्थिति है विनोद जी, आप स्पष्ट कीजिए, क्योंकि बड़ी टफ सी सीट लगती है इस बार। क्योंकि दोनों तरफ ये सुनने में आ रहा है कि जयतीरथ जी की भी स्थिति इलाके में कमजोर है और बीजेपी के पास भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है, एक कैंडिडेट को छोड़कर। यहाँ अगर रमेश कौशिक के भाई देवेंद्र कौशिक को लड़ा दिया जाए तो ये बीजेपी के पक्ष की सीट हो सकती है। बाकी कृष्णा गहलावत तो चुनावी, उनको तो मौसमी माना जा रहा है। नहीं जी नहीं, यहाँ कैंडिडेट दोनों पार्टियों के पास स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग। मैं आपको 2-3 कैंडिडेट और बताऊंगा और अभी जो बताऊंगा उसमें रीजन भी स्पष्ट हो जाएगा। बीजेपी में ये भाई तस्वीर से ये सीट कांग्रेस नेचर की सीट है। बीजेपी ने पहली दफा ट्राई किया कि किसी नॉन जाट को टिकट दे दी जाए, और नॉन जाट में ब्राह्मण जो है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल कैंडिडेट होता है, उसको हर जात से वोट मिल जाता है, जाटों से भी वोट मिल जाता है। तो मोहनलाल बड़ोली पिछली दफा डेयर तो कर गए जी, और वो शुरुआती 7-8 राउंड में बहुत पीछे भी चल रहे थे जी। वो जीते क्यों कि अटेरना से लेके और बागपत उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक 17 या 18 गांव है जो राजपूत डोमिनेटेड गांव, वो सारे के सारे गांव एक तरफा पड़ गए मोहनलाल बड़ोली को। जो जितना वो पीछे से हार के आ रहे थे उसका आधा तो केवल अटेरना गांव में ही कवर हो गया, एक गांव ने कवर कर दिया। उसके बाद फिर वो पुस्तक होते गए और जीत गए। अब इस सीट का रिजल्ट क्या होगा तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर मोहनलाल बड़ोली को ये गारंटी होती कि मैं 100% ये सीट जीत लूंगा तो भाई वो हाईकमान को मना लेते। वो मना क्यों करते चुनाव लड़ने के लिए? सर इसमें मेरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। हाथ में आया लड्डू क्यों छोड़े? एक पर्सपेक्टिव है मेरा, हालांकि समय बहुत कम बचा है। मोहनलाल बड़ोली एक ब्राह्मण नेता है। ब्राह्मण पूरी तरह से बीजेपी के प्रति कमिटेड नहीं है। मतलब ये कहा जाए, पहली बार तो नहीं कि बीजेपी ने एक ब्राह्मण को अध्यक्ष बना के पूरे प्रदेश के अंदर ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। और 90 में से 70 सीटों पर ब्राह्मण की साइजेबल संख्या है, इसलिए उनको पूरे प्रदेश में घुमाना जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है बजाय कि एक सीट पर लड़वाने से। देखिए, मैं आपको बीजेपी की बात बता दूं, कोई नेता छोटा हो या बड़ा हो, बीजेपी में एक खूबी है, वो किसी को भी अमिताभ बच्चन बना सकती है, किसी को भी रातों रात धर्मेंद्र बना देगी, किसी को भी हेमा मालिनी के बराबर का स्टार बना देगी। मतलब स्टार बनाने में बीजेपी बहुत
ताकतवर पार्टी है। मोहनलाल बड़ोली अगर बीजेपी के अध्यक्ष नहीं होते तो आप बताओ, प्रेम जी से पूछ लो कितने बड़े नेता होते। नहीं, मैंने वही कहा। बीजेपी ने अगर उनको अध्यक्ष बनाया है तो बीजेपी एक बार उनको हाइट टच करवाएगी कि भाई जी रामविलास शर्मा फलां, ये उनसे बड़े नेता तो मोहनलाल बड़ोली है। अगर जी इतने बड़े नेता है तो भाई फिर चुनाव लड़ने से इनकार क्यों कर रहे हैं? चुनाव लड़ लो, जी जी चुनाव लड़ लो। सर, समय ये समाप्त हो रहा है, थोड़ा जल्दी में हम ये ताकत फिनिश बीजेपी करें। की, मोहनलाल बड़ोली की ताकत नहीं है, ये बीजेपी की ताकत है कि आज उनको पूरा पूरा बीजेपी का जी ऑर्गेनाइजेशन सलाम मारता है, क्योंकि जी बीजेपी में जी संगठन की ताकत ज्यादा है, प्रदेश अध्यक्ष की ताकत ज्यादा है। कांग्रेस में शायद ये नहीं है। बीजेपी में जी जिला अध्यक्ष की ताकत भी बहुत ज्यादा है। जी तो इस सीट का अब रुख क्या देख रहे हैं आप? अंतिम कमेंट आपकी तरफ से, फिर प्रेम जी के पास चलते हैं। अभी तो कैंडिडेट बीजेपी किसको लाती है उस पर डिपेंड जी, करता है, पर इस मतलब ये सीट की सीट जो क्या? तासीर है वो और माहौल है वो थोड़ा जी कांग्रेस डोमिनेट करती हुई नजर आएगी। कर बीजेपी बहुत अच्छा कैंडिडेट ले आए तो अपनी सीट बचा लेगी। ठीक है, ठीक है। प्रेम जी, ब्रीफ में इस सीट के बारे में। देखिए प्रेम, कमल जी, हाँ जी आपने जी जी बताया कि कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है। ये कभी जी कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड नहीं रहा। आपको 14 जी का ही चुनाव बता दूं, आपको मात्र 3 वोट का डिफरेंस यहाँ था, और जी अंतिम समय में इलेक्शन पिटीशन में 3 वोट से ही इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी वहां विजयी घोषित कर दिया माननीय उच्च न्यायालय ने। जी परंतु दुर्भाग्य ये रहा कि वो विधानसभा जाने से पहले पहले उनको ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली और विधानसभा भंग हो गई। वो विधायक होते हुए भी विधायक की शपथ नहीं ले पाए। जी ये स्थिति 2 बार हरियाणा में हुई है। घरौंडा में ऐसा हुआ, वो चले भी गए थे। खैर, रमेश की जगह रमेश आए थे, 11 वोट से वो हारे थे, 11 से जीत के आए थे। ये 3 वोट जी से हारे थे, 3 वोट से जीत के आए थे। तो जी बिल्कुल। राय की स्थिति आज भी ये है कि कांग्रेस के पास अंतिल अगर गोत्र का कोई कैंडिडेट आता है तो वो इनसे स्ट्रांग हो सकता है। और जी भारतीय जनता पार्टी के पास कौशिक परिवार के अलावा वहां कोई जी स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं है। आप कृष्णा गहलोत जी की बात करें, वो पहले राजपूत महाचुनाव हार चुकी हैं 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। वो हरियाणा विकास पार्टी से भी हारी, भारतीय जनता पार्टी से भी हारी। और मैं जी समझता हूं कि कृष्णा गहलोत पे वहां कोई भारतीय जनता पार्टी जुआ नहीं खेलने वाली, ना उनके जी दावेदारी उतनी मैं बड़ी, आपको क्योंकि एक एक तो नाम ये और बता देता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीधे रिश्तेदार हैं। एक नाम जी और बता देता हूँ। जी बीजेपी शायद यहाँ राजपूत कैंडिडेट भी ला सकती है। कंवर सिंह जी चौहान जो पद्मश्री अवार्डी हैं किसानी में, जी पद्मश्री अवार्ड मिला है उनको। तो मैं वही जी बात कर रहा था कि बीजेपी किसी को भी स्टार बना सकती है। अगर कंवर सिंह चौहान को लाती है बीजेपी, मान लो, तो वो पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति हैं, तो बीजेपी उनको एक बड़े नेता के रूप में पेश करेगी, बड़े किसान नेता के रूप में पेश करेगी, और फिर मुकाबला होगा। जी इसीलिए मैंने सीट पे कोई जी फाइनल प्रोडिक्शन नहीं दिया। मैंने कहा कि जी अगर बीजेपी बहुत अच्छा कैंडिडेट ले आती है, मान लो, चलो अपन कल्पना ही कर लेते हैं कि कंवर सिंह चौहान ही कैंडिडेट होते हैं, उन जिन गांवों की तरफ से वो आते हैं, उन 18 गांवों में आप बताओ कि वो कितने परसेंट वोट लेके आएंगे? सर, मोर देन यहाँ राजपूत वोट जो है वो 20,000 से नीचे नीचे है, और ब्राह्मण और त्यागी वोट जो है वो लगभग 45,000 है। तो दावा राजपूत पहले भी यहाँ विधायक रहे हैं कमल जी, जसवंत सिंह जी, चौहान ये राजपूत समाज से। अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। खैर, आज की चर्चा में दर्शकों इतना ही। हमने 2 सीटों की चर्चा की, और इसके अलावा भी 5-6 सीटों की चर्चा की जो बीजेपी के अंदर जेजेपी के पूर्व विधायक आए, और आपको सब चीजों के बारे में स्पष्ट बताया। 2 सीटों की जो हमने चर्चा की, पटौदी पर क्लियर एज है बीजेपी का, और जो दूसरी सीट राई है ये ग्रामीण क्षेत्र है। हालांकि कुछ कुछ शहरी एरिया भी लग रहा है बीजेपी के साथ होने की वजह से, यहाँ पर एज कांग्रेस को है। लेकिन जैसा पिछली बार मोहनलाल बड़ोली इस सीट को निकाल ले गए थे, तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, चाहे वो राजपूत कम्युनिटी से हो चाहे वो ब्राह्मण कम्युनिटी से हो, अगर खड़ा किया जाता है तो ये वो इस सीट को एक कड़ी फाइट वाली सीट बना सकते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस प्रोग्राम को पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजिए, और
सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आगे इसे प्रेषित कीजिए अपने मित्रों में, साथियों में। आपको यहाँ बहुत क्लियर व्यूज मिलेंगे और आपका एक व्यू विधानसभा के बारे में भी बनेगा। आप सबको आप सबका धन्यवाद, हमारे मेहमानों का भी धन्यवाद, उन्होंने अपना समय दिया। नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार।